इस पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड एक सक्सेस सिंबल है। इसीलिए जब हमें किसी कंट्री की डेवलपमेंट की तारीफ करनी होती है तो हम उसे तारीफ के तौर पर कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट या स्विट्जरलैंड ऑफ द लैटिन अमेरिका। और डेफिनेटली इसकी सबसे सिंपल सी वजह यह है कि स्विट्जरलैंड कई सौ सालों से एक बहुत ही अमीर मुल्क है और इसने आज तक अपने आप को टॉप पे मेंटेन करके रखा है। इसकी वजह उसका यूनिक इकोनॉमिक मॉडल है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ये इकोनॉमिक मॉडल भी अब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। कई सौ सालों तक इस इकोनॉमिक मॉडल ने स्विट्जरलैंड को बहुत ही फायदा दिया है, लेकिन अब ये मॉडल भी बेकार हो चुका है। अब ये मॉडल भी कई सौ सालों की सक्सेसफुल हिस्ट्री के बावजूद भी क्राइसिस फेस करेगा। कई सौ सालों तक स्विट्जरलैंड को फायदा पहुंचाने वाले इस सिस्टम में अचानक ऐसी क्या खामियां आ गई हैं? तो ये जानने से पहले हमें स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि स्विट्जरलैंड इतना अमीर कैसे हुआ। इसके बारे में लोगों का एक कंसेप्ट तो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज ने अपना सारा सोना यहाँ पर छुपाया था, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नाजीज के यहाँ पर सोना छुपाने से पहले भी स्विट्जरलैंड बहुत अमीर था। स्विट्जरलैंड के अमीर होने की असल स्टोरी 19th सेंचुरी के मिड से शुरू होती है। उससे पहले तो स्विट्जरलैंड एक स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बल्कि ये छोटे छोटे गरीब गांव थे जो आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन 1848 में ये सब गांव आपस में मिल गए और इस तरह ये एक स्टेट बन गई और इसका नाम स्विट्जरलैंड रख दिया गया। और देखते ही देखते ये सिंपल से गांव पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में से एक बन गए। स्विट्जरलैंड की इतनी सक्सेस की सिर्फ दो वजह है। सबसे पहली रीजन ये है कि जैसे ये सारे गांव आपस में जुड़े एक स्टेट बनी तो इन्होंने एक रेलवे सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से सारे रीजन्स आपस में कनेक्ट हो गए। जिसका फायदा ये हुआ कि एक इलाके की छोटी छोटी कंपनीज वो पूरे मुल्क तक फैल गई थी। इसी की वजह से स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और इन्होंने लग्जरी वॉचेस, मशीन्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। लेकिन स्विट्जरलैंड उस वक्त भी एक छोटी मार्केट थी, इसीलिए इन तमाम कंपनीज को पूरे यूरोप तक फैलाया गया। इसीलिए जैसे जैसे वक्त गुजरता गया यही छोटी छोटी कंपनीज ग्लोबल जायंट्स बन गई। उनमें से ज्यादातर के प्रोडक्ट्स तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। स्विट्जरलैंड की तरक्की की दूसरी और ज्यादा अहम वजह यह थी कि उन्होंने उसी वक्त ही स्विस बैंकिंग का आगाज किया। ये बैंकिंग सिस्टम तो पहले दिन से ही एक सुपर हिट बिजनेस मॉडल बन गया, जिसकी कामयाबी की सबसे अहम वजह यह थी कि ये बैंकिंग सीक्रेसी को फॉलो करते थे। यानी ये स्विस बैंक्स अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन कभी भी किसी को भी नहीं देंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ही क्यों न पूछे। स्विट्जरलैंड ने खुद को एक ऐसा मुल्क बनाया जिसकी करेंसी और पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही स्टेबल था, और सबसे अहम बात यह कि वो हर एक के लिए न्यूट्रल था। तो ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों के लिए पैसा रखने की सबसे अट्रैक्टिव जगह बन चुका था, और हर साल के बाद इसकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो रहा था। स्विट्जरलैंड के बड़े बैंक्स जैसे क्रेडिट स्विस और यूबीएस भी उसी वक्त ही बने थे। इसी दौरान स्विट्जरलैंड के बैंकर्स भी पूरे यूरोप में जाके अपनी बैंकिंग सीक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे, खास तौर पे उस वक्त जब पूरे यूरोप में जंगें हो रही थी और हर तरफ इंस्टेबिलिटी थी। उस वक्त भी स्विट्जरलैंड एक स्टेबल और न्यूट्रल कंट्री था, इसीलिए ही स्विट्जरलैंड अमीर लोगों के पैसा रखवाने की सबसे सेफ जगह थी। स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग सीक्रेसी की वजह से ही दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो चुका था। इसका बैंकिंग सिस्टम ही इसकी इकोनॉमी की बैकबोन था। लेकिन ये मॉडल जो इतने 100 सालों से चल रहा है अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा। इसकी शुरुआत अमेरिका में 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद शुरू हुई। इसी साल यानी 2008 में जब यूएस इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहे थे तो बराक ओबामा इलेक्शन जीत गया। उसकी तो प्रेसिडेंट की कैंपेन ही इस चीज पर थी कि उन सब अमीर लोगों से टैक्स लूंगा जो अपनी सारी दौलत को स्विस बैंक के सीक्रेट अकाउंट्स में रखते हैं। जैसे ही ओबामा अपनी प्रेसिडेंट की सीट पर बैठा तो यूएस ने स्विट्जरलैंड पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो अपने अमेरिकन क्लाइंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे। अब वैसे तो ये स्विट्जरलैंड के कानून के खिलाफ था, लेकिन आखिर स्विट्जरलैंड कितनी देर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता था। और वैसे भी जब अमेरिका यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गया था तो स्विट्जरलैंड को समझ आ गई थी कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। तो कई 100 सालों की हिस्ट्री में पहली बार स्विट्जरलैंड ने अपने अमेरिकन और यूरोपियन क्लाइंट्स के नाम बता दिए थे और इनकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब फॉर्मली तो स्विट्जरलैंड यही कहता है कि हम अभी भी बैंकिंग सीक्रेसी को प्रमोट करते हैं, लेकिन असल में अब वो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। तो अब स्विस बैंक में पैसे रखकर कोई भी शख्स सिक्योर नहीं है, और ये स्विट्जरलैंड के लिए ज्यादा बुरी खबर है क्योंकि उसकी कई 100 सालों की ट्रेडिशन पिछले 10 साल में खत्म हो गई है। और अब तो स्विट्जरलैंड को और ज्यादा फोर्स किया जाता है कि वो मजीद क्लाइंट्स के नाम बताए। अपने क्लाइंट्स के बार बार कहने पर स्विस बैंक्स ने अब अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए हैं, और वो चेंज ये है कि अब अगर कोई कंट्री किसी शख्स की इंफॉर्मेशन निकलवा भी ले लेकिन वो उसका पैसा नहीं निकलवा सकती। अगर हम इसी साल मार्च की बात करें तो क्रेडिट स्विस जो स्विट्जरलैंड का
दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उसकी 150 साल की हिस्ट्री है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो कोलैप्स होने वाला था। स्विस बैंक जो कभी स्टेबिलिटी और केयरफुल मैनेजमेंट का सिंबल थे, अब उनका पब्लिक में इमेज खराब हो चुका है। पिछले कुछ सालों में तो बैंक अपनी गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बहुत बड़ी अमाउंट का नुकसान भी कर चुका है। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से दुनिया के अमीर लोगों ने अब इन बैंक्स में अपने फंड्स जमा करवाना बंद कर दिया है। अब ये बैंक बैंकरप्सी के बहुत ही करीब हैं। इन बैंक्स की मैनेजमेंट को भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और मिसमैनेजमेंट की वजह से काफी ट्रोल किया जा रहा है। इससे मिलता जुलता एक और मसला जो स्विट्जरलैंड में होने वाला है वो ये है कि अपनी न्यूट्रल पॉलिसीज की वजह से स्विट्जरलैंड ने पूरी दुनिया की कंट्रीज के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। स्विट्जरलैंड ने कभी किसी भी कंट्री का साथ नहीं दिया, लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है, यानी कंट्रीज के दरमियान अब पहले की तरह से लड़ाइयां नहीं होती। इसकी वजह से भी स्विट्जरलैंड पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। अब स्विस बैंक्स पर इस चीज का प्रेशर डाला जा रहा है कि रशियन ओलिगार्क्स ने इनमें जो बिलियंस ऑफ डॉलर जमा करवाए हैं उन्हें वापस दिया जाए, और अगर स्विस बैंक्स इस अमाउंट को देने से इनकार करते हैं तो इन पर बहुत ही ज्यादा पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वो चाहे रकम अब दे दें या थोड़ी देर बाद, लेकिन उन्हें ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसी वजह से स्विस बैंक के अकाउंट्स की रेपुटेशन में मजीद कमी आ जाएगी। तो क्या इस सारी सिचुएशन के बाद स्विस इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंकिंग और फाइनेंस के अलावा भी स्विट्जरलैंड के पास बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कंपनीज मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को इतना भी नुकसान नहीं होगा, और इसके बावजूद भी स्विट्जरलैंड एक अमीर मुल्क ही रहेगा। लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि ये उतना अमीर नहीं रहेगा जितना पहले था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर स्विस इकोनॉमी का एक बहुत ही मजबूत सहारा था जो अपनी हिस्ट्री की सबसे मुश्किल सिचुएशंस में मौजूद है। लेकिन जब से इनकी बैंकिंग सिक्रेसी वाली पॉलिसी खत्म हुई है, तब से ही ये बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा मुश्किलात में है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इन्हें बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन सिर्फ बैंकिंग सिक्रेसी का ही एज था। अब इतने शर्मनाक स्कैंडल्स के बाद स्विस बैंक की स्टेबिलिटी की कोई भी गारंटी नहीं है। यही सबसे बड़ी रीजन है कि लोग अब स्विस बैंक्स में बहुत ही कम पैसे जमा करवाते हैं। वैसे भी अब दूसरी काफी कंट्रीज हैं जो अपने क्लाइंट्स को इस चीज की गारंटी देती हैं कि वो उनकी बैंकिंग सिक्रेसी का पूरा ख्याल रखेंगी। तो स्विस बैंक की जो रेपुटेशन और फेम जिसकी वजह से उन्हें काफी एडवांटेज मिलता था, ये सब अब सिर्फ पास्ट की ही बात है।